Hello, my dear physics loving friends and all IIT JEE, NEET, Air Force and NDA aspirants. आपने मेरे चैनल पे आप लगातार देख रहे होंगे कि मैं HC वर्मा के बहुत सारे टॉपिक्स बीच बीच से कर रहा हूँ और साथ में नीट PYQ भी कर रहा हूँ। तो आज अभी फिर से उसी सीरीज में नीट PYQ के लिए थर्मल प्रॉपर्टीज के कुछ सब टॉपिक्स अभी इस वीडियो में मैंने ली। फर्स्ट सब टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ से करीब अराउंड 8 to 10 प्रॉब्लम्स अभी हम लोग पिकअप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 which is related to measurement of temperature, which एक न्यू वर्चुअल स्केल दे दी गई है और उस वर्चुअल स्केल पे हमें 39 डिग्री सेल्सियस का क्या वैल्यू होगा ये पता करनी है। अब विद द हेल्प ऑफ दीज टू गिवन वैल्यू, उस न्यू वर्चुअल स्केल पे जो कि एक्चुअलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस के जगह पे 39 डिग्री है और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि एक्चुअलिटी में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उनके जगह पे 239 डिग्री गिवन है एंड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि 100 डिविजन्स हैं एक्चुअल सेल्सियस स्केल में और यहाँ पे 39 डिग्री और 239, दैट मीन्स इस वर्चुअल स्केल में 200 डिविजन्स है। इन दोनों टेम्परेचर के बीच का गैप यूनिक रिलेशन है। द रिलेशन बिटवीन ट्रू स्केल एंड न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय T माइनस लोअर एंड देन दिस इज अपर। ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इट इज रिलेटेड टू ट्रू स्केल एंड राइट हैंड साइड इज रिलेटेड टू फॉल्टी और वर्चुअल स्केल। ये 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों? बिकॉज सबसे लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री है और यहाँ पे सबसे अपर पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस हिसाब से और यहाँ राइट हैंड साइड के हिसाब से सबसे लोएस्ट पॉइंट था 39 डिग्री एंड सबसे अपर पॉइंट 239। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमने इस फॉर्मूले में डाल दिए एंड फिर उसके बाद ये कैलकुलेशन करा है एंड देन देयर आफ्टर वी ऑब्टेन the required temperature will be 117 degree on the virtual scale. किस टेम्परेचर के लिए? ऑप्शन नंबर D. Then question number 2. Mercury thermometer can be used to measure temperatures up to. This was factual knowledge based question. तो यहाँ पे मैंने रीजन ही डाल दिया जिनके बेस पे ये क्वेश्चन नंबर 2 is could be answered. Mercury thermometer is based on the principle of change of volume with rise of temperature and can measure temperatures ranging from -30 degree Celsius to 357 degree Celsius. यानी कि ये रेंज है मर्क्यूरी थर्मामीटर की। बेस्ट ऑप्शन जो अवेलेबल है आउट ऑफ दीज 4, 360 degree Celsius. So hence option number C is करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कि हमें फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल के बीच का कन्वर्जन फैक्टर चाहिए। ये हमारे लिए यानी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हमने इस F के जगह पे सब्स्टिट्यूट करके नाउ देयर इज ओनली वन अननोन थिंग दैट इज C, which value will be calculated. अभी उन्होंने पूछा क्या है, what is the fall in temperature as registered by the centigrade thermometer. और अभी जो हमारा वैल्यू आया वो 60 डिग्री सेल्सियस और इस 60 डिग्री सेल्सियस को हम फॉल इन टेम्परेचर मालूम करना है। इस 100 में सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 60, then we'll be obtaining 40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन का ट्विस्ट ये था, जल्दबाजी में ऐसी बातें ध्यान में नहीं रहती है। एक्चुअली उन्होंने कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्सियस टेम्परेचर नहीं मांगा था, व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर मांगा था, सी ऑप्शन। देन हियर कम्स थर्मल एक्सपेंशन, इंक्रीज इन लेंथ
इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये यहाँ का कीवर्ड है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। द लेंथ ऑफ एल्युमिनियम रॉड इज, हमें मालूम करनी है, और दोनों का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन है, डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। फ्रॉम दिस फॉर्मूला चेंज इन लेंथ फॉर कॉपर दिस एक्सप्रेशन एंड चेंज इन एल्युमिनियम ऑल्सो। लेकिन हमने क्वेश्चन में तो पहले से ही गिवन है कि increase in length is independent of temperature. Change in length for copper should be equal to change in length for aluminium. तब इन दोनों एक्सप्रेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं, because change in length is independent of temperature. So now out of 4, 3 things are given. Only one length of aluminium rod is unknown. कैलकुलेशन आप अपने से देख सकते हैं। इफ यू वुड हैव एनी प्रॉब्लम, आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन इज आवर आंसर। इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व दैट 2 times this question has been asked in NEET only. L2 minus L1 is maintained same at all temperatures. मतलब change in length before expansion and after expansion will remain same. That is the key point. दोनों के लिए एक्सप्रेशन लिख दिया। अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाए, we get L2 dash minus L1 dash, और ये इक्वेशन नंबर 3 हमें मिलता है। L2 dash minus L1 dash is L2 minus L1 plus delta T L2 अल्फा 2 माइनस L1 अल्फा 1। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, एंड दिस फैक्टर, ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो। सो हेंस L2 माइनस L1 इज इक्वल टू L2 डैश माइनस L1 डैश। इस तरीके से तभी हमने इन दोनों फैक्टर को कैंसिल करते हुए दिखा दिया। नाउ ओनली दिस मच इज लेफ्ट, फिर देन thereafter delta T will be also going 0 side. So finally B option for question number 5 is obtained. Question number 6. The value of coefficient of volume expansion of glycerine, यानी कि यहाँ पे गामा का वैल्यू गिवन, and for a rise of 40 degrees Celsius. That means delta T is here 40 degree. तब हमें चाहिए क्या? फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात ध्यान में नहीं रहती है कि फ्रैक्शनल चेंजेस चेंज अपॉन ओरिजिनल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन डेंसिटी आफ्टर डेल्टा टी, दैट इज रो डैश। ये है हमारा की पॉइंट फॉर दिस प्रॉब्लम। We bring in left hand side, rearranging 1 minus rho dash upon rho naught, and then gamma delta T is brought left hand side. Right hand side में हमें यहाँ पे मिल रहा है change upon original, and that is called fractional change in density यहाँ पे। So this is fractional change in density, and that is equal to gamma delta T. That was तो वेरी इजी, गामा का वैल्यू ऑलरेडी was given and delta T is also given. So बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास we get 0.02, D option for question number 6. 7 की ओर अगेन एंड अगेन नोटिस आप कर सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज कर रही है, डेंसिटी डिक्रीज करती है। गामा हैज बीन आस्क्ड फॉर एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। एक बारी 20 डिग्री सेल्सियस पे ये गिवन है 998, एक बार 40 डिग्री सेल्सियस पे 992 गिवन है। तो दोनों सिचुएशन के लिए हम लोग सेपरेट इक्वेशन लिख लेते हैं, एक बार रो 20, दूसरे बार रो 40 के लिए, कंसिडरिंग रो नॉट इज कांस्टेंट, एंड देन thereafter we may divide these two equations
so that rho naught तो कैंसिल ही हो जाएगा, and hence divide करते ही actually equation number 1 divided by equation number 2 करने पे we get all these calculations. Only one unknown variable is left for us to get the value. और ये अब आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, आप अपने रफ में करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, फिर गामा वाले टर्म्स को एक जगह कलेक्ट कर लिया, एंड देन फाइनली गामा इज known 3 into 10 raised to minus 4 per degree Celsius. Question number 7, option A is correct. Then thereafter question number 8, और अब यहाँ से specific heat capacity के question आ गए. And what this question is talking about, the quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper spheres of radii R1 and R2. और R2 के बारे में given है such that R1 is equal to 1.5 times R2. That means specific heat capacity का रेशियो मांगा गया है दोनों कॉपर स्फीयर्स के लिए. ठीक है, तो आगे चलते हैं. Heat required to change the temperature through 1 Kelvin, delta Q, ms delta T. ms delta T, m is mass, s is specific heat capacity, and change in temperature is delta T. फिर mass has been converted into volume into density. So this is the equation which we are to consider for further solving पर. फिर बाद में आप वॉल्यूम को भी कन्वर्ट कर सकते हो 4/3 pi r cube. So हमने यही काम किया. अब जाकर के दोनों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिवाइड कर दिया so that हम लोग रेशियो मालूम कर सकें. 4/3 पाई, यहाँ पे R1 क्यूब, यहाँ पे डिनोमिनेटर में R2 क्यूब, 4/3 पाई दोनों तरफ कैंसिल, रो बिकॉज सेम कॉपर स्फीयर्स ली गई हैं तो दोनों की डेंसिटी भी सेम, कैंसिल. दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल के हिसाब से सेम है तो इसलिए दोनों कैंसिल. अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिर भी चेंज इसलिए हो रहा है बिकॉज रेडियस इज डिफरेंट. तो फाइनली और चेंज इन टेम्परेचर दोनों स्फीयर के लिए अगेन सेम है, ये भी कैंसिल. तो फाइनली हमारा ये रेशियो रेडियाई, दोनों के रेडियाई के रेशियो के टर्म में ही आ रहा है. R1 and R2 was already given in the question. Here we can see R1 by R2 is 1.5, that means 3/2 raised to 3, hence 27/8 is our answer. A option for question number 8. Last question, calorimetry. Heat lost by hot solid is equal to heat gained by water plus calorimeter. Calorimeter is a system which consists of insulator jacket through which unknown hot solid की specific heat capacity मालूम की जाती. तो ये है कैलोरीमीटर का principle of working. अब now let's see. One body 100 degree Celsius पे है and the other is at 0 degree. जैसे ही इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाई जाती है फाइनल टेम्परेचर क्या होगा. तो इस क्वेश्चन को ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है. Since heat capacity of material increases with increase in temperature, so body at 100 degree Celsius will have greater heat capacity than at 0 degree Celsius. जैसे से टेम्परेचर इंक्रीज होती जाएगी हीट कैपेसिटी तो बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे heat capacity will be more as compared to that of 0 degrees Celsius. So hence final common temperature of the system will be closer to 100 degrees Celsius. अब जो combination का temperature will be greater than 50 degrees Celsius होगा. Question number 10 का option number B, more than 50 degrees Celsius. और यही बात
हमने यहाँ पे भी आज हमारे इस वीडियो के लिए क्वेश्चन नंबर 10 तक ही। फिर आगे अब हम लोग हीट ट्रांसफर से रिलेटेड अगर थर्मल प्रॉपर्टीज के PYQ में आएंगे तो नेक्स्ट नंबर होगा हीट ट्रांसफर। सो अंटिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और तब तक आप हमारे और बाकी सारे वीडियोस को आप एंजॉय करते रहो एंड यूटिलाइज करते रहो। एंड until then, bye.